क्या सोच रहा हूँ कि अभी जैसे जैम में जैसे 2020 बेसिक प्रॉपर्टी का थ्योरी पढ़ाया, ठीक है ना। तो बेसिक प्रॉपर्टी के जो क्वेश्चंस जैम अभी असाइनमेंट तो मिल ही गया, तो दो पर आप ट्राई करो। तो आज के क्लास में मैं क्या प्लान कर रहा हूँ कि जैम 2024 में जो भी बेसिक प्रॉपर्टी के क्वेश्चन आए हैं 2023 में, फिर 2022 में, तो इस तरह से हम क्लास में एक बार पूरा डिस्कस कर लेते हैं। असाइनमेंट हमारा बहुत है करने को, तो वैसे चलता रहेगा, टाइम मिल जाएगा। तो क्लास में खुद ही मैं, ताकि उसे ये समझ आ जाएगा तुम लोगों को क्या क्या एग्जाम में आते हैं। तो अभी मैं पहले सॉल्व करूंगा 2024 जैम एमएस में जो जो क्वेश्चन बेसिक प्रॉपर्टी में है वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद 23 का, 22 का, 21 का, ऐसे करते हैं जब तक कर पाएंगे पूरी क्लास में। आज मैं सिर्फ जैम एमएस में एक रेगुलर ऑर्डर में डिस्कस करूंगा। हाँ, ऐसे असाइनमेंट में भी है ऑलरेडी, कर रखे होंगे, तो जो लोग कर रखे उनका रिवीजन हो जाएगा, या जो लोग कर रखे तुम रीड करके अपने आगे प्रैक्टिस भी कर सकते हो, या अभी चाहो तो क्लास में अपना प्रैक्टिस करते रहो। ये है। तो जैसे अगर मैं जैम है ना, जिन लोगों को जैम एक फोल्डर है ना, जैम पीआई के डीएल वाइज, उसमें जाओगे, उसमें सब है। तो पीवाई की वाई एग्जाम एमएस ईयर वाइज में ईयर वाइज पेपर मिलेगा ना, पर ईयर का। तो इसमें जो है, जैसे एक तो सॉल्यूशन बुक जिन लोगों को कहा था, देखो ये जैम 2005 से 2018 तक के एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन है इस बुक में। तो इसमें जाओगे तो इस बुक में क्या है कि क्वेश्चन, मतलब जितने क्वेश्चन है ईयर वाइज सॉल्यूशन है इस बुक में, 2005 से 2018 तक का। और ये बहुत ऑथेंटिक बुक है, क्योंकि इनका जो ऑथर है वो, अरे यार मैं ऑडिबल था तुम लोगों को? नहीं पहले था। अरे ऐसे तो ये माइक का कोई लोड नहीं है क्या? माइक दूर है पास रहे, ऐसा कैसे हो रहा है? अच्छा फिर भी आ रहा था, उतना लाउड नहीं आ रहा होगा शायद। वही तो मैं कह रहा हूँ, माइक का कोई काम नहीं। अच्छा चलो, ये माइक ऐसा है, काम यूज करो ना करो बराबर ही है। तो देखो सो मैं ही कह रहा हूँ, तो इस बुक में जो है जैम का 2005 से 2018 तक का सॉल्यूशन है, एक एक क्वेश्चन का ऑर्डर में। तुम इसका हेल्प ले सकते हो। फिर रिकमेंड करूंगा कि पहले खुद करना, फिर सॉल्व सॉल्यूशन देखना, क्योंकि सॉल्यूशन देखने से ना हमारा माइंड रेस्ट्रिक्टेड हो जाता है, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे तुम एग्जाम में जाते हो, और अगर तुम्हें पहले से किसी ने बोल दिया कि मैं सॉल्यूशन तुम्हें भेज दूंगा, है ना, तो तुम वहां अपने तरफ से एफर्ट्स ही नहीं मारोगे। तुम्हें पता है सॉल्यूशन आ जाएगा, या तो फोन लेके गए हो तो व्हाट्सएप पे आ जाएगा, नहीं तो कोई चीट भेजने वाला चीट भेजेगा, तो इस तरह की चीजें हैं। तो सॉल्यूशन देखने से वही हमारे माइंड पे इफेक्ट होता है, कि जब सॉल्यूशन है तो हम दिमाग लगाएंगे ही नहीं, हम सॉल्यूशन देख लेंगे, फिर ये जस्टिफाई करेंगे कि ये सॉल्यूशन क्यों सही है, ये जस्टिफाई करने पर लग जाते हैं। तो इससे बेटर है खुद से ट्राई करें, कुछ नया करो इस तरह से। बट ये रेफरेंस के लिए है तुम्हारा, अगर चाहिए तो 5 से 18 तक का तुम्हें बाकी चाहिए होगा तो बाकी भी है इसमें। देखो 2019 एंड 20 का सॉल्यूशन यहाँ पे है, फुल सॉल्यूशन है। 2021 का फुल सॉल्यूशन है। 2022 का फुल सॉल्यूशन है। 2023 का फुल सॉल्यूशन है। 2024 का भी जल्दी अपलोड उसमें डाल दूंगा, है ना। तो ये पूरा जैम का ईयर वाइज सॉल्यूशन भी है और पेपर भी है इसमें, ठीक है ना। तो ये थोड़ा हैंड रिटन होगा, ये भी टाइप होगा, तो है ना। हम लोग एक बुक बना रहे हैं, जैम का पीवाई क्यू सॉल्यूशन का बुक बन रहा है, तो जिसमें पूरा तुम्हें एक 5 से लेकर 2024 तक के एक एक क्वेश्चन का रिटर्न सॉल्यूशन रहेगा बुक में, तो इजी रहेगा लोगों के लिए। तो फिर भी इसमें अवेलेबल है, 24 का अपलोड अभी कर दूंगा। तो बाकी मैं आता हूँ काम पे। तुम्हें अगर पेपर चाहिए, ये मर्ज पीडीएफ है, इसमें 2005 से 2024 तक के पेपर एक साथ मर्ज किए हुए हैं, सिर्फ जैम के। जैम इसमें जैम और गेट दोनों के 2005 से 24 तक के सारे मर्ज है। इसमें 1000 पेज होगा, इसमें 500 पेज होगा राउंड। तो मैं अभी, मेरा पर्पस था 2024 का सॉल्व करना, है ना। तो अभी मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। तो हम ये देखते हैं 2024 में बेसिक प्रोबेबिलिटी के 4 क्वेश्चन आए थे, ठीक है ना। तो उसका सॉल्यूशन देखते हैं, जिन लोगों ने कर रखे बहुत अच्छा है, रिवीजन हो जाएगा। बाकी आगे असाइनमेंट कर लो कंटिन्यू, अगर नहीं किया है तो। ये है, देखो। बोलो बोलो। अभी तो मुझे थोड़ा बहुत ये समझ आया कि आपको चार, एक्चुअली आपका आवाज थोड़ा सा ना, एक तो मुझे लगता है थोड़ा वो है, तो क्लियरिटी नहीं आई मुझे। अब थोड़ा माइक,
ऑप्शन है आपके पास। यस, देखो ये क्राइटेरिया था ना कि जो बच्चा 4 ईयर बीएससी करेगा वो 1 ईयर एमएससी करेगा, जो 3 ईयर बीएससी करेगा वो 2 ईयर एमएससी करेगा, ऐसा प्रेसिजन था। लेकिन अभी हर जगह ऐसा सिस्टम आया नहीं है ना कि बॉम्बे वाले क्या 4 ईयर बीएससी के बाद क्या वो 1 ईयर एमएससी ऑफर करते हैं, नहीं करते मुझे अभी तक। उनका भी करिकुलम चेंज होगा, तो अभी पूरे देश में करिकुलम चेंज हो रहा है, जैसे आपके कॉलेज इंप्लीमेंट कर रहा है, यहाँ भी जहाँ मैं हूँ वहाँ भी इंप्लीमेंट हो रहा है, तो अभी इनिशिएट हुआ है। तो अभी अगर मुझे जहाँ तक अभी पता, अगर 4 ईयर बीएससी भी करोगे आप, तब भी अगर बॉम्बे या कानपुर आईआईटी ज्वाइन करोगे तब भी वहाँ 2 ईयर एमएससी करना पड़ेगा अभी, क्योंकि मुझे लग रहा है अभी कोई अपडेट वहाँ पे है कि 1 ईयर एमएससी कराएंगे वो लोग, ठीक है ना। 3 ईयर का भी टू, तो 3 ईयर के बाद 2 ईयर करना ही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ कोई दिक्कत नहीं। तो देखो, तो मैं ये कह रहा था, तो ये 2024 का पेपर है। हम लोग इसमें जो बेसिक प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है इसमें, तो मैं लिख लिया था आज, तो इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 4, 18, 44, 54, ठीक है, याद रखना 4, 18, 44, 54, ये 4 क्वेश्चन बेसिक प्रोबेबिलिटी का है, ठीक है। तो फोर्थ वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। बाकी जो असाइनमेंट मैंने भेजे हैं कल जो डिस्कस कर रहे थे, उसमें 2005 से 2023 तक के सारे क्वेश्चन है ही बेसिक प्रोबेबिलिटी के एक जगह, 24 का ही नहीं है, तो 24 का हम अभी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो ये रहा एक क्वेश्चन, देखो ये क्वेश्चन नंबर 4 है आईआईटी एग्जाम 2024 का। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अ बैग हैज 5 ब्लू बॉल्स, ठीक, और 15 रेड बॉल, 5 ब्लू है और 15 रेड है। 3 balls are drawn at random from the bag simultaneously, then the probability that none of the chosen ball is blue equals। पहले तुम लोग ट्राई कर लो क्या आंसर आता है, फिर मैं सॉल्व करता हूँ क्विकली, 1-2 मिनट लो, बहुत आसान है ये। ओके, तो इजी है ना, सब लोग कर लेंगे। देखो, मतलब एग्जाम 2024 का है, मैं ये कह रहा हूँ, है ना। इससे आपको ये लगेगा कि कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं। देखो मैं ये सॉल्व कर देता हूँ। तो ये क्वेश्चन है, सिंपल है ना। एक बैग में 5 ब्लू 15 रेड है, और 3 बॉल हमने ड्रॉ किया रैंडम, एट रैंडम, ठीक है ना। देन प्रोबेबिलिटी दैट नन ऑफ द चूजन बॉल इज ब्लू, तो मतलब बोलना चाह रहा है कि 0 ब्लू बॉल एंड तीनों रेड आएगा, यही मतलब है। बोला है नन ऑफ द चूजन बॉल इज ब्लू, एक भी ब्लू नहीं है, तो मतलब तीनों के तीनों रेड आया है, सिंपल। हमारे पास 5 ब्लू है, तो 5 में से 0 ब्लू चूज करना है, 15 रेड में से 3 रेड चूज करना है। ये हो गया फेवरेबल आउटकम। टोटल कितने हो गए, टोटल हो गया 20, तो 20 में से 3, तो जो लोग सोच रहे हैं इसको लिखने की क्या जरूरत है, इट्स ओके, क्योंकि 1 इसकी वैल्यू आएगी तो जरूरत नहीं है, चाहो तो छोड़ सकते हो। 5 से 0 1 हो जाएगा, तो इसको आप लोगों ने सिंप्लीफाई किया, और आपका आंसर, तो ये तो 1 हो जाएगा, फिर 50, 15, 14, 13, और ये आ जाएगा 20, 19, 18, इस तरह से आ जाएगा, ठीक है ना। सी आ रहा है सब लोग का, सॉरी सी कि बी, पूरा नहीं लिया मैंने, बॉम्बे। मतलब ये सिंप्लीफाई करके 91/228 आएगा। चेक कर लो एक बार वेरीफाई करके सब लोग। तो 20, 19, 18 है यहाँ पे, ठीक है। ये इजी था, है ना, इजी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्या बताया था, 4 के बाद 18 था ना, 18th क्वेश्चन। सो अच्छा हाँ, 4 के बाद, हाँ हमने पहले एक बार डिस्कस करा ये क्वेश्चन, है ना, क्लास में। तो 20 पे आ गया मैं। नहीं ये है, ये वाला है। हाँ, किसका सिलेबस,
कौन सा सिलेबस, नहीं समझ आया। टोटल प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, टोटल प्रोबेबिलिटी, बेस थ्योरम, ये तो मैं डिस्कस किया था ना थ्योरी क्लास में। अच्छा अच्छा, हमने बेस थ्योरम का थ्योरी नहीं किया यहाँ पे इस बैच में। अच्छा, तो बताना चाहिए था ना, मैं तो भूल गया, मुझे लगा उस बैच में। अच्छा, गेट वाले बैच में हुआ है तो मैं यहाँ तो याद ही नहीं था। अरे यार, तो कल एक्चुअली, कल पहले थ्योरी पढ़ाता मैं, तुम लोग याद नहीं, कल मैं प्रॉब्लम क्यों करवाया फिर, मुझे लगा कंप्लीट हो गया, क्यों दोनों बैच में चल रहा है ना, तो वहाँ मैंने कराया तो मुझे लगा इसमें भी हो गया। ठीक है, इसको मैं एक क्लास में अच्छा वो थ्योरी, मैं क्योंकि दो बैच चल रहा है ना, तो याद नहीं किसमें क्या कराया, तो ठीक है थ्योरी करवा देता हूँ। सो अभी ये क्वेश्चन देख लो जब तक, फिर मैं आगे थ्योरी पे आता हूँ। ये तो थ्योरी करा रखा ना, इसके क्वेश्चंस करवा देता हूँ पहले। सो ये जरा ट्राई करो पहले, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि टू फेयर कॉइन्स S1 एंड S2 आर टॉस्ड independently once, ठीक, and let the events E, F and G be defined as follows, ठीक है। तो अच्छा, एक्चुअली कल दोनों बैच कंबाइन करने के चक्कर में ना वो मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, मुझे लगा दोनों में कंप्लीट हो गया, इसलिए मैंने कंबाइन कर दिया था, तो अलग ही रखना पड़ेगा, ठीक है। तो टू फेयर कॉइन S1 S2 आर टॉस्ड इंडिपेंडेंटली वंस एंड लेट द इवेंट E F G बी डिफाइंड एज फॉलोज। तो हेड अपीयर्स ऑन S1, हेड अपीयर्स ऑन S2, तो क्वेश्चन है द सेम आउटकम। एक काम करता हूँ, इसको मैं कंटिन्यू करता हूँ, इससे पहले ना थ्योरी कंप्लीट कर लेते हैं, रुको। सो थ्योरी में क्या था कि हमने क्या हो गया भाई इसको, अच्छा इसमें आप ये कह रहे हो कि हमने लास्ट टाइम ये किया था ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी, ये बुल्स इनइक्वालिटी, बोनफेरोन इनइक्वालिटी किया था, ये वाला पार्ट अभी रह गया ना, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ये हुआ है। अच्छा ये वाला बाकी है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, मल्टीप्लिकेशन रूल, थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, बेस थ्योरम, और ये पेयर वाइज म्यूचुअली इंडिपेंडेंट डिस्कस किया था आई थिंक, ये है ना, पहले हो गया था ना। अच्छा ठीक है, चलो इस पे आते हैं कंडीशनल पे, तो यहाँ से स्टार्ट कर लेता हूँ। थ्योरी बहुत इजी है, वो 15-20 आधा घंटा में हो जाएगा, इसको कंप्लीट कर लेते हैं। कंडीशनल क्योंकि पता तो भाई आप लोगों को, बस एक बार रिवाइज हो जाएगा उन लोगों का, ठीक है। चलो पहले मैं यहाँ आता हूँ। सो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, सो नाम से ही क्लियर है, कंडीशनल होगा। अभी तक जो कर रहे थे सिंपल प्रोबेबिलिटी था कि एक सैंपल स्पेस दे रखा है, इवेंट दे रखा है, सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई। तो इवेंट निकालने के लिए दो अप्रोच है, एक ज्योमेट्रिक अप्रोच है और क्लासिकल अप्रोच है। क्लासिकल डेफिनेशन में ये होता है कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो उसमें ये देखना होता है क्लासिकल डेफिनेशन लगाते हुए कि सैंपल स्पेस के ईच आउटकम इक्वली लाइकली होने चाहिए, तभी क्लासिकल डेफिनेशन लगेगा। अदरवाइज एक्ज्योमेट्रिक डेफिनेशन, एक्ज्योमेट्रिक डेफिनेशन में क्या होता है, ईच आउटकम की सेपरेटली प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है। एक इवेंट में अगर 4 आउटकम है तो चारों आउटकम के अलग अलग प्रोबेबिलिटी निकाल के ऐड करेंगे, तब उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी आएगी, क्योंकि यहाँ जरूरी नहीं इक्वली लाइकली होगा, ठीक है। अब आता है, इंद्रजीत तुम्हारा माइक ऑन हो गया। सो अब आता है हमारे पास कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल में क्या है कि एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, और कोई दूसरा इवेंट आपको गिवन है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट ई व्हेन एफ हैज ऑलरेडी अकर्ड। ये मतलब है यहाँ पे कि एफ अगर हो चुका है तो बताओ ई के होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो ये पूछा जाता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में, ठीक है। सो ऐसा है, सो लेट ई एंड एफ बी, सो यहाँ पे जो होगा, तो पहले कल ही बता देते ना, तो कल किसी ने बताया नहीं, वही चीज मैं भूल गया, मुझे लगा थ्योरी कंप्लीट हो चुका, मैं तो रैंडम वेरिएबल स्टार्ट करने वाला था अभी, मतलब इसके बाद। तो सो ई एंड एफ बी इवेंट्स associated with सैंपल स्पेस S या ओमेगा ले सकते हो। सो सैंपल स्पेस
मान लो ओमेगा कह दिया, समझ गए ना, या एस ले सकते हो। सो ओमेगा या एस लेना तुम्हारी मर्जी है, तो ये एस हो गया। अब तो इसका क्या मतलब है, कहने का ये मतलब हो गया कि दैट इज ई जो है वो सबसेट है एस का, एफ है सबसेट है एस का, ठीक है ना। सो सबसे इवेंट इज अ सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। सो अब क्या हमारे पास है, तो पूछेगा कि द प्रोबेबिलिटी, सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई व्हेन इवेंट एफ हैज ऑलरेडी ऑकर्ड, ठीक है, ये है। तो इसका नोटेशन होगा, हमने क्या लिखा कि क्या प्रोबेबिलिटी है इवेंट ई के ऑकर करने के, एफ ऑलरेडी ऑकर हो चुका है। इसका मतलब हो गया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई गिवन एफ, गिवन एफ मतलब एफ ऑकर हो चुका है, तो ई होने की क्या प्रोबेबिलिटी ये बताओ। तो सिंपल इसमें ये है कि एफ ऑलरेडी ऑकर हो चुका है, तो यहाँ एफ एज अ सैंपल स्पेस ट्रीट हो जाएगा, और एफ ऑकर हो चुका है, सो व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ई। तो ई के फेवरेबल आउटकम क्या होगा, जो ई इंटरसेक्शन एफ में आएगा वो यहाँ फेवरेबल आउटकम आएगा, क्योंकि एफ ऑकर हो चुका है, तो जो फेवरेबल आउटकम होंगे, तो यहाँ पे ये फॉर्मूला है एक्चुअली। सो अगर ये इक्वली लाइकली आउटकम होता है मान लो, तो इक्वली लाइकली अगर होगा तो ये भी हो सकता है कि अगर सैंपल स्पेस के आउटकम्स इक्वली लाइकली है तो ऐसा होगा, ऐसे हमेशा ट्रू नहीं होगा ये ना, ये तभी होगा जब इक्वली लाइकली होंगे, अदरवाइज ऐसे करना पड़ेगा। सो ये फॉर्मूला है सिंपल। सो ई ये इस नाम है, यहाँ पे होना चाहिए जहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए, है ना, क्योंकि जीरो पे नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो ये सिंपल डेफिनेशन है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का। दूसरे तरीके से अगर तुम वैसे डिफाइन करो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ गिवन ई, तो ऐसे ही डिफाइन होगा जैसे ये डिफाइन हुआ है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ गिवन ई हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटरसेक्शन ई अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो इस पे कई सारे क्वेश्चन इसमें बेस्ड ऑलरेडी थे वहां पे, है ना, कल असाइनमेंट जो हमने भेजे हैं, असाइनमेंट में ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चन है इस पे बेस्ड। अच्छा सॉरी, हाँ। सो यहाँ पे ई है, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एफ इंटरसेक्शन ई या ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पीई। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, जहाँ पे डिनोमिनेटर जो है वो जीरो नहीं होने चाहिए। सो डिनोमिनेटर की है ना जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए। तो ये सिंपल डेफिनेशन है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का, ठीक है। अब इसमें क्या है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में सिंपल वही सब रूल्स हैं जो नॉर्मल रहते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं बात करूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एम्प्टी सेट गिवन एफ, बताओ ये क्या होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस गिवन एफ क्या होगा। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ मान लो E1 यूनियन E2 गिवन एफ क्या होगा, है ना, इस तरह से। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 माइनस E2 गिवन एफ क्या होगा। तो बिल्कुल ये वैसे ही ट्रीट होगा जैसे सिंपल प्रोबेबिलिटी में होता है। तो अगर तुम फॉर्मूले से भी निकालोगे तो फाई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, फाई इंटरसेक्शन है ना, ये जीरो आ जाएगी, ये वन आ जाएगी। और इसका फॉर्मूला मैं जस्ट दिखाना चाहता हूँ, तो ये बिल्कुल गिवन एफ है तो हर जगह गिवन एफ लिखते जाओ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकी फॉर्मूला वैसे ही रहेगा। ये हो गया, इसका भी जैसे नॉर्मल फॉर्मूला जो आप जानते हो वही लिखना है, बस गिवन एफ लगाते जाने हैं। ये चलता रहेगा। और जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट गिवन एफ, सो वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ, ये चीज है वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ। तो ये नॉर्मल जैसे फॉर्मूला है वैसे ही फॉर्मूला चलेगा। तो ये बेसिक प्रॉपर्टीज हो गई कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की, ठीक है। क्वेश्चंस तो आप लोग इजीली, हाँ, प्रूव भी कर सकते हैं, ये फॉर्मूला है तो हर फॉर्मूला मतलब थ्योरम है, तो प्रूव करना ही बहुत आसान है। तुम्हें क्या करना है, LHS RHS को इक्वल दिखा दो। तो प्रूव पे चूंकि हम ज़्यादा फोकस नहीं करते क्योंकि हम एंट्रेंस की तैयारी कर रहे थे, हमारे क्या है प्रॉब्लम सॉल्विंग में फोकस करना है ना। कॉलेज में जब पढ़ाते हैं तुम देखते होगे तो वहाँ प्रूफ कराते हैं खूब कॉलेज में, है ना। स्पेशली हमारे बिहार वार में कॉलेज तो होता नहीं है कि तुम जाके वहाँ प्रूफ देखोगे, ये चीज़ है। तो चलो, तो जो लोग एटलीस्ट कॉलेज जाते हैं, जिनका कॉलेज चलता है, हाँ बोलो।
अच्छा सो ई गिवन एफ होल कॉम्प्लीमेंट का मतलब यही है, अगर कहीं पे ऐसा लिखा हुआ है मान लीजिए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ होल कॉम्प्लीमेंट, तो ये भी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ ही होगा। तो अगर ई गिवन एफ का कॉम्प्लीमेंट लगा हुआ है पूरे का, तो मतलब वो ई पे ही कॉम्प्लीमेंट है एक्चुअली, तो इसका मीनिंग यही रहेगा, मतलब ये क्वांटिटी सेम है, so this is same as probability E complement given F, ये चीज है। तो अगर कहीं ये नोटेशन यूज्ड है, अगर ऐसा कहीं बोलता है सो मतलब यही है ना, सो आपको ये समझ। डबल मतलब डबल कॉम्प्लीमेंट रहेगा या ट्रिपल रहेगा? अरे भाई तो सिंपल सेट थ्योरी का रूल यूज करो ना, अब इसमें क्या तुम चेक कर रहे हो मुझे, तुम्हें तो पता है ना कि एक कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, तो फिर तो पूछ क्यों रहा है, मतलब सेम ही हो जाएगा, जब तुम्हें पता ही है तो डबल कॉम्प्लीमेंट होगा तो वो ए हो जाएगा, अगर ऐसा है तो ऐसा हो जाएगा। मान लो ई कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट गिवन एफ है, इसमें क्या तुम चेक करना चाहते हो, ई ऑफ एफ हो जाएगा, इसमें क्या ही नया है, इसको हटा के वो रख देंगे, तो डबल कॉम्प्लीमेंट तभी सेम ही हो जाएगा, उसमें क्या नया है, या पूरे का डबल कॉम्प्लीमेंट तब भी क्या ही इशू है, तुम्हें पता है ना सेट थ्योरी का रूल्स, तो सेट थ्योरी का रूल लगाओ, इसमें मान लो डबल कॉम्प्लीमेंट है, इसमें क्या प्रॉब्लम, डबल कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा तो एक और कॉम्प्लीमेंट लगा लो, तो इससे क्या नया हो जाएगा, ई गिवन एफ आ गया है ना, डैश का मतलब यहाँ कॉम्प्लीमेंट से है, या सी लगा सकते हो तुम, सो वो सेम रूल रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये तो था तुम्हारा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ठीक है। अब आता है मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी। सो मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी ये है। सो मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या है, तो इसमें सिंपल ये है कि उसी फॉर्मूले को दूसरे तरीके से लिखा जाता है, जैसे मैंने लिखा था ना अभी ना, ई गिवन एफ, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, इसी को तुम यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, सो ई इंटरसेक्शन एफ क्या आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ, है ना। अगर ऐसा लिखते हो आप एफ गिवन ई, तो ये आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे सो ई इंटरसेक्शन एफ आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ गिवन ई। हाँ ऐसा देख लिया तुमने, क्या लिखा रहता है, हाँ कहाँ लिख, टू टाइम, टू टाइम क्यों रहेगा, ए यूनियन भी है, ए इंटरसेक्शन भी, नहीं देखे तुम गलत देखे हो, तुम्हारा आँख खराब है, चश्मा सही से देखो, है ना। तो वो तुम्हें देखना है पूछ क्या रहा है एक्चुअली, वो ए यूनियन भी इंटरसेक्शन भी नहीं रहेगा, वहां तुम्हें देखना है पूछ क्या रहा है, वो तो डिफरेंट बहुत सारी चीजें बन सकती हैं। हाँ तो वो जैसे बोल रहा है कि हो सकता है एग्जैक्टली वन इवेंट की बात कर रहा हो, तो उस केस में हो सकता है कि एग्जैक्टली वन ऑफ ए एंड बी अकर्स, तुम्हें समझना है ना पूछ क्या रहा है वहां पे, तो वो तो हमने भी क्लास में डिस्कस किया कि एग्जैक्टली वन ऑफ पूछेगा तो ए माइनस बी की प्रोबेबिलिटी प्लस बी माइनस ए की प्रोबेबिलिटी, जो कि बाद में जो तुम बोल रहे थे वो आ जाएगा सिंप्लीफाई होके, रट्टा नहीं मारना है, तुम्हें समझना है कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो वो नहीं यार तो पूछो, ऐसे तुम बोलोगे हमने देखा है ऐसा, तुम कुछ भी देख लोगे, सो उस तरह से क्या है वहाँ लिखा हुआ फॉर्मूला एक्चुअली एग्जैक्टली वन आउट ऑफ है ना ए बी अकर्स, उसका यही एक्सप्रेशन आएगा। सो देखो ये जो है इस फॉर्मूले का नाम है मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ, कुछ नया नहीं है, यही तुम्हारा था कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ये हमने अभी देखा है कि ये जो फॉर्मूला है दिस वाज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ठीक। और इसी में कुछ नहीं किया, हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये जो फॉर्मूला बन के आया इसका नाम है, तो दोनों का एप्लीकेबिलिटी अलग है, यहाँ पे हम निकाल रहे हैं कि व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ
E when F has already occurred. यहाँ हम फाइंड करेंगे कि what is the probability that both E and F occurs. यहाँ क्या फाइंड करेंगे कि what is the probability that both E and F occurs. इसी का एक्सटेंडेड वर्जन अगर लिखोगे, जैसे 3 इवेंट है E इंटरसेक्शन F इंटरसेक्शन G, सो E इंटरसेक्शन F इंटरसेक्शन G, तो इसको हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ E, ठीक है, तो यहाँ पे आएगा probability of event E, probability of event F given E and probability of event G given E intersection F, ये हमारे पास है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास होगा 3 4 के लिए, वैसे तुम कितने के लिए भी लिख सकते हो, है ना। तो यहाँ पे क्या हो, देखो यहाँ क्या मतलब है, यहाँ पे तो मीनिंग इज व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ E एंड F एंड G ऑल 3 occurs, तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ E occurs इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ F गिवन E occurs, मतलब व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, अकर तीनों को करना है, तो पहले E occur हुआ, फिर व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ F व्हेन E हैज ऑलरेडी अकर्ड, देन अ प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ G व्हेन E एंड F आर ऑलरेडी अकर्ड, इस तरह से है। सो अगर इसको एक्सटेंड करोगे तो E1 E2 और यहाँ से En जैसे हो गया, तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 गिवन E1, एंड ये चलता रहेगा, है ना। तो ये क्या होगा, ये चलता रहेगा डॉट 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 डॉट, लास्ट में प्रोबेबिलिटी ऑफ En गिवन E1 इंटरसेक्शन E2 इंटरसेक्शन En माइनस 1, तो इस तरह से इसको एक्सटेंड कर सकते हो। तो ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है, दिस इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी, क्योंकि यहाँ इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी को हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज लिख रहे हैं, जहाँ पे कंडीशनल इवेंट यूज हो रहा है। सो ये है मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी। इसका यूज क्या है, जैसे मान लो एक क्वेश्चन लिखता हूं मैं, तो एक क्वेश्चन है, जैसे पहला क्वेश्चन ये है, मान लो अ बॉक्स कंटेन्स, सिंपल आसान, अभी जो क्वेश्चन था मान लो वही जैम 2024 में क्वेश्चन था ना, उसमें क्या था कि 5 मान लो ब्लैक है एंड 15 रेड बॉल्स हैं, एग्जांपल के, ठीक, ये क्वेश्चन था। अब मैं पहला पार्ट इसमें पूछ रहा हूँ कि क्या प्रोबेबिलिटी है, यहाँ बोल रहा हूँ मैं कि 2 balls आर ड्रॉन एट रैंडम, ठीक, तो पहला पार्ट है कि क्या प्रोबेबिलिटी है, अच्छा एट रैंडम का मतलब क्या हुआ, सो यहाँ विदाउट रिप्लेसमेंट, ठीक है ना, एट रैंडम मतलब विदाउट रिप्लेसमेंट होगा। सो प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर, मान लो ये पूछ दिया हमने कि मान लो ब्लैक बॉल्स हैं, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, ठीक, तो एक तो हो गया। मैं 2 केस में बनाता हूँ, देखो, सो देयर आर, मैं 2 क्वेश्चन बनाता हूँ इसमें। पहला पार्ट ये है कि 2 balls आर ड्रॉन वन बाई वन, जैसे लिख रहा था ना, विदाउट रिप्लेसमेंट। क्वेश्चन क्लियर है सबको, देख लो, पहला पार्ट बना रहा हूं मैं कि 2 balls ड्रॉ किया 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट, तो क्वेश्चन है क्या प्रोबेबिलिटी है बोथ आर ब्लैक बॉल्स, पहला क्वेश्चन ये हो गया कि इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ठीक। अब इसको डालता हूँ, ठीक है, पहला पार्ट। दूसरा पार्ट है कि क्या प्रोबेबिलिटी है, सो ऐसे लिखने के बजाय मैं ऐसे लिख देता हूँ, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर ब्लैक बॉल्स, ठीक। दूसरा क्वेश्चन है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट गेटिंग सेकेंड बॉल रेड इफ फर्स्ट बॉल वॉज ब्लैक, ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है जी। देख लो एक बारी, इसका आंसर बताओ क्या होगा। है ना, इफ का मतलब, इफ का मतलब गिवन दैट, है ना, फर्स्ट बॉल रेड गिवन दैट, तो आपका पहले पार्ट का आंसर आ रहा है 1/19,
90। ओके, पहले ठीक है 19। सो ठीक है 19। दूसरे का डिवाइड करके बताओ, आंसर बताओ। आंसर तो नहीं बता, देखते हैं। बाकी लोग देख लो कि आंसर है क्या आपका। हाँ बताओ। देखो मैं सॉल्व करता हूँ, सबने कर ही लिया होगा तो। ये इसके अगले पेज पे मैं सॉल्व करता हूँ। क्वेश्चन 1 का सॉल्यूशन इसमें सिंपल था कि 5 कितना ब्लैक था, 15 का रेड है, ठीक है। अब सिंपल पूछा है, ठीक है। क्या प्रोबेबिलिटी है कि पहला बॉल भी ब्लैक होगा। एक मिनट, क्या पूछा था? तो इसमें बोला था 5 ब्लैक 15 रेड, और क्या प्रोबेबिलिटी दोनों ब्लैक है, तो फर्स्ट इज ब्लैक एंड सेकंड इज आल्सो ब्लैक, मतलब फर्स्ट बॉल ब्लैक है सेकंड बॉल ब्लैक है, ऐसा बोल रहा हूँ मैं। तो विदाउट रिप्लेसमेंट था, तो विदाउट रिप्लेसमेंट है, दोनों ब्लैक है, तो इसके बाद विदाउट दो ऑप्शन तुम्हारे पास है, या तुम 1 बाई 1 सोच सकते हो। तो ब्लैक 5 है 20 में से, दूसरा ब्लैक अब 4 है क्योंकि विदाउट रिप्लेसमेंट है ना, सो विदाउट रिप्लेसमेंट है यहाँ पे। सो एक्चुअली तो ये समझ लो, अगर मैं तुम्हें फॉर्मूले समझाना चाहूँ तो यहाँ इनडायरेक्टली मल्टीप्लिकेशन रूल यूज हो रहा है, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ इनडायरेक्टली यहाँ मल्टीप्लिकेशन रूल हो रहा है। क्या प्रोबेबिलिटी है पहला ब्लैक होगा, अगर पहला ब्लैक है तो क्या प्रोबेबिलिटी है दूसरा भी ब्लैक होगा, यही मतलब है ना यहाँ पे। तो ये हमने यूज किया मल्टीप्लिकेशन रूल, जो फॉर्मूला पीछे लिखा था, तो ये फॉर्मूला यूज हो रहा है। फर्स्ट ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी है 5/20। अब अगर पहला ब्लैक था तो बाहर हो गया, तब बचे कितने, टोटल 19 बॉल जिसमें 4 ब्लैक है। 4 आउट ऑफ 19 चेक कर लो, 500 के 20 कट गया, 1/19 आ गया, ठीक। दूसरा पार्ट जो है इसका कि क्या प्रोबेबिलिटी है, इसने पूछा था कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सेकेंड बॉल रेड है अगर पहला बॉल ब्लैक था, तो मतलब पहला ब्लैक था, सो व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट B1, मतलब नोटेशन समझना, मेरा मतलब यहाँ B1 से है कि फर्स्ट बॉल वाज ब्लैक, और क्या प्रोबेबिलिटी है सेकेंड बॉल रेड होगा। वर्ड लिखने के बजाय मैं नोटेशन यूज कर रहा हूँ, तो सिंपल कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगाओगे। सो यहाँ मैं ऐसा लिख देता हूँ B1 इंटरसेक्शन R2 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ B1, ठीक, यही मतलब है। अब ये यहाँ पे है कि फर्स्ट बॉल ब्लैक है एंड सेकेंड बॉल, फर्स्ट बॉल ब्लैक है एंड सेकेंड बॉल रेड है। तुम देखोगे ऐसे ही आएगा बेस थ्योरम आगे, तो इसको मैं मल्टीप्लिकेशन रूल से सॉल्व कर सकता हूँ। सो क्या प्रोबेबिलिटी है पहला ब्लैक आने का, और अगर पहला ब्लैक आया तो क्या प्रोबेबिलिटी है दूसरा रेड आएगा, और अपॉन प्रोबेबिलिटी, अच्छा तो मैं सोच रहा हूँ कट जाएगा फिर तो वही आ गया, तो इसको ऐसे लिखने के बजाय, क्योंकि ये हेल्प नहीं करेगा हमें, है ना, समहाउ मुझे सॉल्व ही करना है, जो मैं आगे करना चाह रहा था वो हेल्प नहीं करेगा, क्योंकि वो एक्सप्रेशन
इसी के इक्वल आ जाएगा, तो उससे हमें फायदा नहीं होगा, हमें डायरेक्टली अब सोचना पड़ेगा। तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो ऐसे सोचते हैं हम कि पहला बॉल ब्लैक आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो ब्लैक है 5 20 में से। अब अगर पहला ब्लैक आ गया तो एक ब्लैक बाहर हो गया, तो टोटल 19 बॉल है, ठीक है, जिसमें 4 ब्लैक है। अब पूछ रहा है दूसरा रेड चाहिए, तो रेड कितने हैं 15, कितने में से 19 में से, तो ये उसकी प्रोबेबिलिटी आ गई, न्यूमरेटर की हो गया। अब 2 मिनट आते हैं, अब पूछ रहा है कि बताओ पहला बॉल ब्लैक होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो ब्लैक कितना था 5, कितने में से 20 में से। और आगे तुम सोचोगे तो आगे यहाँ सेकेंड बॉल की बात ही नहीं की है ना इसने, तो सेकेंड बॉल की बात की है नहीं ना, चेक कर लो एक बारी। सेकेंड तुम्हें रेड चाहिए था ना, पहला ब्लैक था, तो क्या प्रोबेबिलिटी है सेकेंड रेड आएगा। अब यहाँ पे तो उसने पहला, अब मान लो कि दूसरा बॉल तो कुछ भी हो सकता है ना, यहाँ पे इसने सिर्फ फर्स्ट की बात कर रहा है ना, कि पहला बॉल ब्लैक होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो पहला बॉल ब्लैक आएगा, इसकी ये प्रोबेबिलिटी है। अब सेकंड क्या हो सकता है यहाँ पे, अगर यहाँ मैं सेकंड बॉल के बारे में सोचूं तो क्या पॉसिबिलिटी है, उसने कुछ तो कहा नहीं इसने यहाँ पे, तो सेकंड बॉल ब्लैक भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है। तो बताओ अगर पहला बॉल ये क्या लिखा है मैंने, ब्लैक है, तो सेकंड ब्लैक आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। मैं दूसरे बॉल के बारे में सोच रहा हूँ, ठीक है, 2 बॉल ड्रॉ किया ना मैंने, तो दूसरे बॉल के बारे में सोच रहा हूँ, तो दूसरा बॉल क्या हो सकता है, तो दूसरा वाला ब्लैक होगा 4/19, और या तो दूसरा ब्लैक होगा या रेड होगा, तो ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी है, अगर ब्लैक नहीं तो रेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी, अगर पहला मान लो ब्लैक था तो दूसरा रेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। ये कितना आएगा सॉल्व करके, वन हो जाएगा ना, अच्छा वही पूछ रहा हूँ मैं, तो वही मैं फिर बता रहा था, वन ही हो जाएगा, तो बाद में कितना आ जाएगा सिंप्लीफाई करके, तो ये तुम नहीं भी लिखते तो चल जाता है ना, एटलीस्ट वन ही हो गया, तो ये बता रहा था मैं, क्योंकि सेकंड बॉल तुम अगर केस कंसीडर करो या नहीं करो तो आंसर सेम आएगा। इसकी वजह ये है क्योंकि यहाँ सिर्फ फर्स्ट बॉल की बात की है, तो सेकंड रेड ब्लैक कुछ भी हो सकता है, तो वो तो वन ही हो गया। तो ओके, तो आंसर फाइनली 15/19 आ गया ना, ये तो कट गया, चेक कर लो। सर डाउट ये है, बोलो बोलो। सर हमें तो पूछा है मतलब गेटिंग सेकंड बॉल इज रेड और इफ फर्स्ट बॉल इज ब्लैक, हाँ, तो हमें तो मतलब वैसे करना होगा कि फर्स्ट बॉल इज ब्लैक, ब्लैक आने का प्रोबेबिलिटी क्या है, उसके उसके बाद सेकंड बॉल इज रेड आने का प्रोबेबिलिटी क्या है। ये निकाला ना, वही तो सर, मतलब मुझे लग रहा है वही तो गिवन पार्ट है। तुम्हें लग रहा है यही आंसर है, ये कह रहे हो तुम, तुम्हारे अकॉर्डिंग ये रिवाइज करने की जरूरत नहीं है, कहना चाह रहे हो। तो अगर क्वेश्चन पूछता कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट इज रेड एंड सेकंड इज ब्लैक, अगर मैं तीसरा पार्ट इसमें ऐड कर दूं, चलो तुम जो कह रहे हो मैं इसमें थर्ड पार्ट ऐड कर देता हूं कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी, हाँ रुक जाओ, फर्स्ट बॉल इज ब्लैक एंड सेकंड बॉल इज रेड, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी, तुम्हें क्या लगता है ये सेकंड पार्ट थर्ड पार्ट सेम क्वेश्चन है, हर का तुम बताओ, क्या सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट सेम ही क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ गिवन दैट है, यहाँ पे एंड है, तो यहाँ इंटरसेक्शन है, यहाँ गिवन है, सेम तो नहीं, ये गिवन दैट है और यहाँ एंड है, तो जो तुमने बता रहे हो वो न्यूमरेटर सिर्फ इसका आंसर है थर्ड पार्ट का। अगर तुम्हें ये आंसर एक्चुअली होगा सेकेंड वो होने का, सर वो जो आप 4/19 प्लस 15/19 है, जी जी जी, वो करना जरूरी है सर। नहीं नहीं जरूरी नहीं है, वो तो मैं जस्ट चेक कर रहा था क्या होगा, वन ही हो गया ना, तो फर्क तो पड़ा नहीं इसका, तो जरूरी नहीं है वो, इसमें चूंकि 2 बॉल ड्रॉ किए थे, मैं सोच रहा था कि सेकंड बॉल तो रेड या ब्लैक कुछ भी हो सकता है, तो अब इसलिए
दो ही पॉसिबिलिटी है, सम तो वन ही हो जाएगी, जरूरी नहीं, इतना ही काफी है, स्टिल आंसर ये आएगा। इसका ये मतलब है क्या इवेंट दोनों इंडिपेंडेंट है, इसका ये मतलब है क्या कि ये B1 B2 इंडिपेंडेंट है यहाँ पे, अभी तो कैंसिल हो गया ना। नहीं सर, इंडिपेंडेंट तो नहीं है, लेकिन तो एक में फिर तो पड़ रहा है। हाँ मेरे से 3119 आया है। कैसे 30/19 वन से ज्यादा आंसर कैसे हो सकता है भाई? हाँ तो गलत है ना इसका मतलब। चलो अब अगले क्वेश्चन पे आता हूँ। तो मेरा पर्पस यहाँ तो बस बताना था, तो यहाँ मैंने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी यूज किया, यहाँ मल्टीप्लिकेशन रूल यूज किया। यहाँ मुझे क्वेश्चन बताने का यही पर्पस था कि फॉर्मूला को यूज कैसे करते हैं। हालांकि आप लोग जानते हैं ये सब 11th-12th में था, बैच 00 बैच 01 जिसने किया है, इवन नहीं जिसने किया है, अगर क्लास 11th-12th में सबने पढ़ रखा है ये चीज, मैं समझो रिवाइज करा रहा हूँ। तो तुम्हें अगर ये टॉपिक स्ट्रॉन्ग करना हो तो जाके क्लास 12th में जो एनसीईआरटी में चैप्टर 13 है प्रोबेबिलिटी, वो ढंग से कर लो, तो ये पूरी टॉपिक स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। वहाँ बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व भी हैं, अनसॉल्व भी हैं, उसको ढंग से सॉल्व कर लोगे, एनसीईआरटी बुक से कर लो, बेसिक स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ये चीज है, वरना दुनिया में क्वेश्चन की कमी तो है नहीं, और तुम जिंदगी भर सॉल्व करते रहोगे तब भी खत्म नहीं होगा, इतने क्वेश्चन दुनिया में है। तो हमें बस इतना ही देखना है कि एग्जाम के लिए कितनी जरूरी है। अगर कोई बच्चा ये सोचे कि दुनिया भर के सारे क्वेश्चन कर लेंगे, तो तुम मतलब तुम्हारी उम्र जब 100 साल हो जाएगी तब भी सारे क्वेश्चन खत्म नहीं होगा। अगर वो जिंदगी भर तुम सॉल्व करते रहे बिना खा पी के बिना सोए, तब भी खत्म नहीं होगा क्वेश्चन, इतने क्वेश्चन दुनिया में है। तो हमें ये थोड़ी देखना सब कुछ करना, हमें देखना हमारे एग्जाम की क्या रिक्वायरमेंट है, एग्जाम का सिलेबस क्या है, एग्जाम से रिलेटेड पीवाईक्यू करना है, फिर एग्जाम से रिलेटेड सिलेबस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, जितना हम मटेरियल प्रोवाइड कर रहे वही करना है। हाँ हाँ ये क्वेश्चन गिवन मतलब ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हो गई। आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। तो अभी मैं आपको जस्ट बता रहा था कि मल्टीप्लिकेशन रूल का क्या एप्लीकेशन है, तो ये हमने यूज किया पहले पार्ट में, और बाकी दूसरे पार्ट में हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला यूज किया, ये वाला है ना, दूसरे पार्ट में ये वाला यूज किया। जब गिवन होगा तो ये गिवन का नोटेशन है, ठीक है। गिवन मतलब वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना है, कुछ बुक में ऐसे कर देता है, लेकिन हालांकि वो अपॉन होता है, लेकिन गलती से या कर देते हैं लूज सेंस में, अदरवाइज स्ट्रिक्ट सेंस में ये गिवन ये है। चलो थोड़े आगे बढ़ते हैं। हाँ नहीं नहीं नहीं, ए अपॉन बी का कोई मतलब नहीं है, ए अपॉन बी अलग चीज हो गई, इसका कोई सेट में मतलब नहीं है। आप देखते होंगे ऐसा आप कहना चाह रहे होंगे आप, ये अपॉन नहीं है, ये गिवन ही है, अपॉन का कोई सेंस ही नहीं है सेट में, ठीक है ना। दो सेट का डिवीजन डिफाइंड ही नहीं है, है ना। आपने कभी देखा है किसी दो सेट को डिवाइड किया गया हो, किसी टू इवेंट को डिवाइड किया गया हो? हाँ हाँ, लेकिन वो गिवन ही है, डिवीजन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं, तो वो गिवन ही होगा, ठीक है। तो अभी हमने क्या देखा, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या है, मल्टीप्लिकेशन रूल का फॉर्मूला क्या है, उस पे एक एक क्वेश्चन हमने लिखे हैं। अभी थोड़े आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो आगे क्या है, सो आगे जो है ना, जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है उसी का एक्सटेंशन बेस्ड थ्योरम है। जो आपने देखा है टोटल मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी जो है, उसका एक्सटेंशन एक्चुअली टोटल प्रोबेबिलिटी है। जो टोटल प्रोबेबिलिटी है वो एक्सटेंशन है मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी का, और जो बेस थ्योरम है वो जो आपका कंडीशनल प्रोबेबिलिटी देखा उसी का एक्सटेंशन है। तो एक्सटेंशन इन द सेंस क्या, यहाँ पे सिंगल पार्टीशन है, मतलब वहां पे पार्टीशन मोर देन वन हो जाते हैं, मतलब दो तीन ऑप्शन आपके पास आ जाते हैं, तो ईच ऑप्शन के लिए आप अलग अलग प्रोबेबिलिटी निकालते हो। तो यही दोनों है, ठीक है ना। मैं बोल रहा हूँ जो अभी हमने देखा है मल्टीप्लिकेशन रूल जो हमने अभी देखा है, इसी का एक्सटेंशन हो जाएगा थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। सो ये इसी का एक्सटेंशन है, इससे बना हुआ है। जो आपने अभी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी देखा है, सो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का ही एक्सटेंशन है बेस थ्योरम, या बेस थ्योरम जैसे भी तुम बोलो, बायस थ्योरम जो भी। तो ये अभी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी था ना, तो उसी का एक्सटेंशन है। यहाँ सिंगल जस्ट ई गिवन एफ निकाल रहे थे, वहाँ ई इंटरसेक्शन एफ निकाल रहे थे। अब क्या होगा, कुछ बहुत सारे इवेंट का इंटरसेक्शन होगा वो, तो उसको अलग अलग सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। ये चीज है। तो एक्सटेंशन कैसे है, यहाँ पे क्या होता है कि मैं बोल रहा हूँ ये सैंपल स्पेस मेरे पास है, तो ये E1 है, ये E2 है ना, इस तरह से आपने देखा होगा। तो ये पार्टीशन है, बुक में तुम देख सकते हो, बुक में क्या करता है, इसको बोलो वैसा ही बनाता है कि
मान लो ये सैंपल स्पेस है, सो दिस इज E1, मान लो दिस इज E3, दिस इज E2, दिस इज E4, ऐसे करके तुम डिवाइड कर सकते हो, है ना। En-1 मान लो यहाँ En है, इस तरह से ये En-2 है, इस तरह से ना इवेंट पार्टीशन समहाउ जो ये है वही सी सेम है, कुछ बुक्स में तुम्हें ऐसा भी दिखा मिलेगा। तो कहना यही चाह रहा है समहाउ कि जो सैंपल स्पेस है उसको n डिसजॉइंट सेट्स में ब्रेक किया आपने, यहाँ भी यही किया मैंने कि E1 E2 E3 E3 इस तरह से है। अब कोई इवेंट आपका होता है क्या कि जिसकी प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है, जैसे मैंने कहा ए इवेंट है तो ये इवेंट ए है, यहाँ बनाओगे कुछ ऐसा हो सकता है, मान लो ये इवेंट है एग्जांपल के लिए, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है मुझे, तो हमें फिर इंटरसेक्शन देखना पड़ता है कि E1 के साथ क्या है, E2 के साथ क्या है, यहाँ में ऐसा बना है E3 में नहीं है बट हो सकता है E4 में क्या कॉमन है, सब में कॉमन निकालने पड़ते हैं। तो यहाँ मुझे ये जो अभी मैंने बनाए हैं इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो ये वाला पोर्शन क्या है E1 इंटरसेक्शन A, तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन रूल लगाएंगे टोटल प्रोबेबिलिटी के लिए, तो मतलब यही यूज होगा, देखो आगे। तो जैसे तुमने क्या देखा अभी कि जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है उसी फॉर्मूले को दूसरे तरीके से लिख दिया तो वो आपका मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी बन गया है, तो फॉर्मूला सेम ही यहाँ भी ऐसे ही है ना। सो जस्ट उसी का एक्सटेंशन है, तो मतलब रिलेटेड ही है दोनों। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे मैं तुम्हें बता रहा हूँ स्टोरी, तो वैसे ही है E1 E2 E3 En, है ना। सो लेट E1 E2 En be events such that EI intersection EJ is phi for all I different than J, मतलब इनमें से किसी भी टू इवेंट्स को सिलेक्ट करोगे तो उसके इंटरसेक्शन में एम्प्टी सेट आएगा, और सबका यूनियन करेंगे E1 यूनियन E2 अप टू En, तो ये आपका सैंपल स्पेस आ जाएगा। तो इसको एग्जॉस्टिव इवेंट बोलते हैं, जो लोग कहते हैं म्यूचुअली एग्जॉस्टिव, तो ये म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट का मीनिंग है। अब एक नया इवेंट मेरे पास है, तो ये सैंपल स्पेस था और ये एक ए है, सो लेट, तो यहां पे है कि लेट ए बी एन इवेंट एसोसिएटेड विथ ए, मतलब दैट इज ए जो है सबसेट है सैंपल स्पेस का। तो अब आपसे पूछेगा क्या प्रोबेबिलिटी होगी ए की, तो मैं जैसे बता रहा था अभी कि ए ये पूरा है तो ये वाला पार्ट होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन A प्लस ये वाला पार्ट होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटरसेक्शन A। तो मैं तुम्हें कह रहा था ना जो मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी है वो यहाँ पे लगेगा, वो यहाँ पे भी लगेगा, तो उसी का एक्सटेंशन है, वहां एक इवेंट के लिए लगा रहे थे, यहाँ n इवेंट्स के लिए लगा रहे हैं, वही चीज है, चलता रहेगा एंड सो ऑन। एंड में ये वाला पार्ट है ना ऐसे काउंट होता चला जाएगा, तो एंड में इस पार्ट की प्रोबेबिलिटी लिख देंगे, तो ये हो जाएगा En इंटरसेक्शन A। तो हमने डिसजॉइंट पार्ट्स का प्रोबेबिलिटी अलग अलग ऐड कर दिया, तो यही एक्चुअली टोटल प्रोबेबिलिटी। और इसको थोड़ा सा मैं एक्सटेंड करूंगा, तुम देखोगे आगे मैं कई बार ये फॉर्मूला ऐसे भी यूज करूंगा और दूसरे तरीके से इसी को मैं लिख सकता हूं मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी को यूज करके प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, और ये सब रैंडम वेरिएबल में भी आएगा, ये सब थ्योरम्स, ये डिस्क्रीट रैंडम या इवेंट के लिए लिख रहा हूँ, यही चीज कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल के लिए, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के लिए बेस थ्योरम यूज होगा, रैंडम वेरिएबल के लिए टोटल प्रोबेबिलिटी यूज होगा आगे जाके। सो ये तुम्हें क्लियरिटी होनी चाहिए। ठीक है, तो इसी फॉर्मूले का नाम है थ्योरम, इसको शॉर्ट में लिख दूं अगर मैं, तो ये हो गया समेशन प्रोबेबिलिटी ऑफ EI इंटरसेक्शन A I फ्रॉम 1 to n, या इसी को फर्दर तुम लिख सकते हो प्रोबेबिलिटी ऑफ EI इनटू A गिवन EI I फ्रॉम 1 to n। सो इसी फॉर्मूले का नाम है थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी।
एक ही चीज को मैंने अलग अलग तरीके से लिखा है, ये सब एक ही चीज लिखी हुई है। यहाँ एक्सपेंडेड फॉर्म में इसी को शॉर्ट में ऐसा लिख दिया, ये एक्सपैंड फॉर्म में शॉर्ट में ऐसा लिख दिया। सो इसका नाम है थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। किसी को डाउट है तो बताओ। ये आपकी आवाज क्लियर क्यों नहीं, मुझे समझ नहीं आ रही। थोड़ा माइक ना वो मतलब ऐसा क्लैरिटी नहीं, आवाज बहुत मोटा आवाज है आपका, शायद वो क्लैरिटी नहीं आती मुझे। क्या पूछ रहे हो? पोस्टेरियर और प्रायर ये सब आएगा, वो बेजियन, हाँ उसमें भी कर सकते हैं आप। हालांकि उसका हमें यूज नहीं करेंगे हम लोग, तो वो आगे की चीज है, आगे बेजियन एस्टिमेटर। बट हाँ उसमें आप कहना चाहो तो उसमें ये होता है कि उसमें आगे आएगा। तो ये सब चीजें प्रायर पोस्टीरियर यहाँ पे उसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। जब आप इस बेजियन एस्टिमेटर या आगे पढ़ेंगे तो उसका जरूरत पड़ेगा। मशीन लर्निंग ये सब में आता है, वहाँ पे ना ये सब जरूरत पड़ती है, तो वहाँ जाके आप सीखेंगे। अभी इसकी जरूरत नहीं है यहाँ पे आपको। जी 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 जी। नहीं श्योरिटी नहीं है, हाँ वो इंटरसेक्शन निकाल के दिखेगा, वेन डायग्राम से नहीं बता सकता। दैट इज मैं नहीं बता सकता, ये है, बाकी दुनिया में हो सकता है रूल होगा, बट मुझे अभी तक नहीं पता कि मैं वेन डायग्राम देख के इंडिपेंडेंट बता दूं, ऐसा मुश्किल है। तो क्योंकि वेन डायग्राम सेट का रिप्रेजेंटेशन है, और डिसजॉइंट जो है सेट की प्रॉपर्टी है, इंडिपेंडेंस प्रोबेबिलिटी की प्रॉपर्टी है। मतलब इवेंट के जो इंडिपेंडेंस चेक करते हैं वहाँ प्रोबेबिलिटी इन्वॉल्व है, तो प्रोबेबिलिटी वेन डायग्राम नहीं बता सकता ना। किसी की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, किसी के 1/3 है, किसी के 1/4 है। तो आप वेन डायग्राम पे सेट को रिप्रेजेंट करते हो, प्रोबेबिलिटी को नहीं करते, आपकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो एक्चुअली यहाँ पे देख के इंडिपेंडेंट बताना नहीं बता सकते। अब आता हूँ, ये टोटल प्रोबेबिलिटी हो गया। अब बेस थ्योरम में क्या करते हैं ये लोग, आपसे पूछ लेते हैं क्या प्रोबेबिलिटी है, कोई एक इवेंट उठा लो E1 में से, मान लो ई के उठा लिया, तो के अगर 1 है तो E1 हो जाएगा। गिवन ए, तो बस बेस थ्योरम में क्या होता है कि आप जो ए यहाँ टोटल प्रोबेबिलिटी में निकालते हो ना, वही ए आपको वहाँ गिवन होता है, कि व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गिवन, जो गिवन होता है वो ए होता है बेस थ्योरम में। सो आपको निकालना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई के गिवन ए, ठीक है। तो क्या आएगा भाई? ठीक है ना, तो ए आप क्या कह रहे थे, ए यहाँ पे प्रायर है ना, ई के गिवन ए गिवन E1 क्या होगा, तो वो तो आगे की चीजें छोड़ दो अभी। सो ई के गिवन ए की प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है, यहाँ हमें उतना इंटरप्रिटेशन इसका नहीं देखना है। सो इसका जस्ट फॉर्मूला अगर लिखोगे तो ये हो जाएगा ई के इंटरसेक्शन ए अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। और अगेन आप यहाँ पे अगर, सो इफ यू यूज ये जो है, इसका आप क्या यूज करोगे, मल्टीप्लीकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी। सो यू कैन राइट दिस एज ई के इंटू ए गिवन ऑफ के अपॉन, अब ए की प्रोबेबिलिटी यही वाली आ जाएगी, टोटल प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई इंटू ए गिवन ई आई, आई फ्रॉम 1 to n। तो ये इस फॉर्मूले का नाम जो मैंने लिखा है अभी, सो इस फॉर्मूले का नाम है बेस थ्योरम, ठीक है। स्टोरी सेम ही है। अब इंपॉर्टेंट है, थ्योरम देख लिया, अब इंपॉर्टेंट ये होता है कि इसको वर्ड प्रॉब्लम होगा ना, क्वेश्चन 10 लाइन का क्वेश्चन होता है बेस थ्योरम का। अब आपको वहां से डिकोड करना होता है क्या दिया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई है या ए गिवन ई आई है, वो आपको क्वेश्चन पढ़ के समझना होता है। देन आपको देखना होता है क्या पूछ रहा है, ए की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है या ई आई गिवन ए की पूछ रहा है। तो यहाँ देखो पार्टीशन की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, ध्यान से देखोगे तो जो पार्टीशन आपके पास n था, पार्टीशन का ये डेफिनेशन है, तो यहाँ पार्टीशन की प्रोबेबिलिटी पूछा जाता है, कुछ और गिवन होता है। यहाँ पे क्या होता है, कुछ भी गिवन नहीं होता है, और पार्टीशन के अलावा कुछ और पूछा होता है, इसमें पार्टीशन की प्रोबेबिलिटी नहीं पूछ रहा है। तो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करके आपके दिमाग में एक पैटर्न या आइडिया फिट हो जाएगा, कब बेस थ्योरम का क्वेश्चन होगा, कब टोटल प्रोबेबिलिटी का है, या कब किसी का नहीं है। तो ये सब प्रैक्टिस करके ही आई, थ्योरी तो लिमिटेड है, इतना ही थ्योरी है। अब इस पे क्वेश्चन अनलिमिटेड है, आप जितने क्वेश्चन सॉल्व करो, जितना डिफिकल्टी बढ़ा दो, उस वो चीजें हैं। तो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करके समझ आएगा। चलिए अभी मैं थोड़ा आगे एक क्वेश्चन लिख के आपको इसको समझा देता हूँ, तो थ्योरी ये कंप्लीट हो जाएगा ना। फिर जो हम लोग थ्योरी लास्ट क्लास में रह गया था, मुझे याद नहीं था, तो मैं कल असाइनमेंट डिस्कस करने लगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि हो गया कंप्लीट, वरना मैं कल थ्योरी इस बैच में थ्योरी पढ़ा था। तो आज असाइनमेंट करते हैं, ठीक है ना। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लिकेशन रूल डिस्कस किया, थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी जस्ट मल्टीप्लिकेशन रूल का एक्सटेंशन है।
बेस थ्योरम जस्ट कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का एक्सटेंशन है ना, वहां भी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकाला हमने, ई के गिवन ए। और यहाँ पेयर वाइज म्यूचुअली इंडिपेंडेंट पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि पेयर वाइज कब होगा, म्यूचुअली कब होगा, ये है। चलो तो इसकी थ्योरी कंप्लीट हो गई, क्वेश्चन से करा के बता देता हूँ कि इसको तुम यूज कैसे करोगे। तो एक क्वेश्चन मैं फिर से वही लिखता हूँ जो पीछे क्वेश्चन लिखा था, उसी पे इसको मैं फिट करता हूँ। देखो क्वेश्चन ये है, दो बॉक्स है मान लो, बॉक्स 1 कंटेन्स 3 रेड एंड, या क्या था, 5 रेड था ना, चलो 5 रेड एंड 15 ब्लैक बॉल, ठीक। बॉक्स 2 कंटेन्स 15 रेड एंड 5 ब्लैक बॉल, ठीक। ये है, या थोड़ा सा इसमें तुम्हें कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं नंबर चेंज कर देता हूँ, तो इसको 7 कर दो, इसको 13 कर दो। चलो तो अब यहाँ पे क्या करते हैं, सो वन ऑफ द बॉक्स इज सेलेक्टेड एट रैंडम। क्या बोला, दो बॉक्स में से एक बॉक्स चूज कर लो तुम, तुम्हारे पास ऑप्शन है, तो ये जो ऑप्शन है ये पार्टीशन है। तुम्हारे पास क्या ऑप्शन है, बॉक्स 1 भी चूज कर सकते हो, बॉक्स 2 भी चूज कर सकते हो, तो ये पार्टीशन हो गया एक्चुअली। वी हैव टू पार्टीशंस, E1 है बॉक्स 1 चूज कर सकता हूँ, E2 है बॉक्स 1 बॉक्स 2 चूज कर सकता हूँ। अब उसके अकॉर्डिंग आगे फर्दर सॉल्व होगा। तो अब ये बोल रहा है कि, तो पहला क्वेश्चन मैं ये पूछ देता हूँ कि क्या प्रोबेबिलिटी है फाइंड, अच्छा पहले तो एक बॉक्स चूज किया एंड a ball is drawn at random, ठीक। तो अब ये प्रोबेबिलिटी पूछ रहा हूं मैं आप तुमसे कि पहला पार्ट है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट drawn ball is black, ठीक। सेकेंड पार्ट, फाइंड, okay, find the probability that it was drawn from box 1 if, या given that it was a black ball, मान लो ये है। या थोड़ा सा क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेट करने के लिए मैं बोल देता हूँ रेड बॉल, तो फिर से हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा ना। चलो मतलब कैलकुलेट थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, बस देखो लेंदी से पिछला वाला पार्ट हेल्प नहीं करेगा, इसलिए मैं ऐसा कर दिया। तो अपने तरीके से सोचो, तुम्हें जो आता है ट्राई करो, सब क्लास 11-12 का क्वेश्चन है। 2 बॉक्सेस हैं, पहले का आ गया 5/12, 9/20, हाँ 10, 5/12 यही। ध्यान देखा, यहाँ रेड रेड कर दिया, ध्यान दिया ना तुमने, यहाँ ब्लैक था और यहाँ रेड है। तो अब यहाँ तुम्हें डिकोड करना होता है पढ़ के ना, कुछ बच्चे पूछते हैं सर आपको कैसे पता चलता है ये बेस थ्योरम का है, कैसे पता चलता है प्रोबेबिलिटी का है, तो इसका आंसर है प्रैक्टिस। पहले तो तुम्हें कोई चीज ट्रेन किया जाता है ना, जैसे मशीन लर्निंग कैसे ट्रेन है, उसको कैसे पता है कुत्ता है कि बिल्ली है, जो मशीन लर्निंग है। या तुम देखते हो जैसे तुम ट्रैफिक लाइट सेलेक्ट करते हो, कंप्यूटर कहता है तुमने सही टिक किया, उसको कैसे पता कंप्यूटर का कोई ट्रैफिक लाइट तुम सेलेक्ट कर रहे हो या क्या, है ना। जब तुम कैप्चा वहां पे सेलेक्ट करते हो तो कहता है चूज द ट्रैफिक लाइट, तो उसको कैसे पता कंप्यूटर को ट्रैफिक लाइट तुम चूज कर रहे हो, तो उसको पहले ट्रेन किया गया, उसको बताया गया कि ये ट्रैफिक लाइट होता है, ये ट्रैफिक लाइट नहीं होता है। जब तुम सेलेक्ट करते हो तो डिसाइड करता है तुमने सही सेलेक्ट किया नहीं किया। यही यहाँ पे तुम्हारे दिमाग को पहले कुछ फीड करना पड़ेगा, कैसे फीड करोगे, एग्जाम्पल के थ्रू, या जो टीचर से पढ़ते हैं इसलिए पढ़ते हो ना कि दिमाग में चीजें कुछ पहले से पता चल जाए, फिर उसके बाद तुम डिसाइड करोगे अब कि जो तुम्हें डेटा ट्रेन किया उसके हिसाब से अब तुम रेस्पॉन्ड करोगे। ये चीज है, तो मशीन लर्निंग वैसे ही जैसे है ना।
7/20 या 10? ठीक है, ओके, बाकी लोग देख लो एक बारी। तो जस्ट आपको डिसाइड करना है क्या क्या है। हमारे पास दो बॉक्स है, तो इसको अगर मैं सॉल्व करूं, समझिए, तो मेरे पास 2 बॉक्स है। पहले बॉक्स में 5 रेड 15 ब्लैक है, दूसरे बॉक्स में 7 रेड 13 ब्लैक है, ठीक है। तो 5 रेड 15 ब्लैक और 7 रेड 13 ब्लैक। अब क्या कर रहा है कि एक बॉक्स आपने चूज किया, तो मान लो E1 E2, E1 फर्स्ट बॉक्स चूज करना, E2 सेकंड बॉक्स चूज करना, और एक बॉल ड्रॉ किया। उसके बाद पूछा क्या प्रोबेबिलिटी के रेड बॉल बॉल जो है ब्लैक है। चलो यहाँ पे आता हूँ। तो E1 है कि तुमने बॉक्स 1 चूज किया, E2 इवेंट है बॉक्स 2 चूज किया, ए इवेंट है, ये पहला पार्ट मैं सॉल्व कर रहा हूँ। तो ड्रॉन बॉल इज रेड, ये मैंने लिया। मुझे इसकी प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, वो नहीं ब्लैक की पूछ रहा ना पहले में, इज ब्लैक, पहले पार्ट में ब्लैक। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अब क्या मन में क्या कहा, पार्टीशन यहाँ है बॉक्स 1 बॉक्स 2, तुम्हें पूछ कुछ और रहा है, तो ये टोटल प्रोबेबिलिटी लगाना है, कुछ भी गिवन भी नहीं है फर्स्ट पार्ट में कुछ। तो अब सोचना है कि तो पहले तो एक बॉक्स चूज करना है। तो यहाँ सिंपल टोटल प्रोबेबिलिटी कि क्या प्रोबेबिलिटी है बॉक्स 1 चूज करने की। अगर मैं बॉक्स 1 चूज करता हूँ तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि ब्लैक बॉल आएगी, और अगर मैं क्या प्रोबेबिलिटी है सेकंड बॉक्स चूज करने की। अगर मैं सेकंड बॉक्स चूज करता हूँ तो क्या प्रोबेबिलिटी है रेड आने की। तुम ठीक से देखो तो ये मैंने ऐसा किया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन A और प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटरसेक्शन A किया कि अगर फर्स्ट बॉक्स चूज करता हूं, फर्स्ट बॉक्स के साथ ब्लैक आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, और सेकंड बॉक्स के साथ ब्लैक आने की क्या प्रोबेबिलिटी। दो अलग अलग पार्ट में क्वेश्चन सॉल्व हुआ। तो यहाँ लगा है मल्टीप्लिकेशन रूल और प्रोबेबिलिटी ही लगा है एक्चुअली। यहाँ क्या है, फर्स्ट बॉक्स एंड रेड बॉल, सॉरी ब्लैक बॉल, सेकंड बॉक्स एंड ब्लैक बॉल। सो मल्टीप्लिकेशन रूल और प्रोबेबिलिटी यूज है बोथ पार्टीशंस के साथ एक्चुअली। सो है ना, सो व्हाट इफ इन द फर्स्ट केस, व्हाट इफ इन द सेकंड केस, दैट्स ऑल। सो अब सब कुछ पता ही है। तो मेरे पास 2 बॉक्स है, एक बॉक्स चूज करने की प्रोबेबिलिटी हाफ है ना। मेरे पास 2 बॉक्सेस हैं, एक बॉक्स चूज करने की प्रोबेबिलिटी हाफ है। अगर मैं फर्स्ट बॉक्स चूज करता हूं तो क्या प्रोबेबिलिटी है ब्लैक बॉल आएगी। तो फर्स्ट बॉक्स में देखते हैं ब्लैक कितने हैं। अच्छा मैं पीछे आ गया क्या क्वेश्चन, अरे तो ब्लैक कितने हैं 15, टोटल 5 में से, तो यहाँ मैं उल्टा कर दिया ना, ब्लैक 15/20। सो ब्लैक 15 है 20 में से, सॉरी है ना, गलती से 5 बोल दिया। सो 15/20 है ना। आगे क्या है, सेकेंड चूज करने की हाफ है। अब अगर हमने सेकेंड बॉक्स चूज किया तो क्या प्रोबेबिलिटी है ब्लैक आने की। सो इसमें ब्लैक है 13 20 में से, है ना। चेक कर लो एक बारी। सो यहाँ से आ जाएगा 28 40, है ना। किसी को डाउट है इसमें? तो ये हुआ टोटल प्रोबेबिलिटी। यहाँ पे यूज क्या यूज किया हमने, टोटल प्रोबेबिलिटी यूज किया एक्चुअली, ठीक। अब आओ अगले पार्ट पे आता हूँ। सो इसमें सेकेंड पार्ट यहाँ मैं सॉल्व करता हूँ आगे। जो सेकेंड पार्ट है इसमें फिर से E1 वही है मेरा, बॉक्स 1 चूज करना, E2 मेरा वही है, बॉक्स 2 चूज करना। ए इवेंट है जो गिवन है यहाँ पे। सो ए इवेंट गिवन है कि गिवन दैट इट वाज अ रेड बॉल, तो जो बॉल तुमने ड्रॉ किया वो रेड बॉल है ना। यहाँ कहना चाह रहे हैं क्या प्रोबेबिलिटी दैट कि ड्रॉन बॉल वाज रेड बॉल है, समझो कि इफ गिवन दैट ड्रॉन बॉल इज रेड बॉल, यहाँ ये कहना चाह रहा है। तो ये चीज है कि रेड है। सो ड्रॉन बॉल इज रेड, तो आपको क्या करना है। सो यहाँ आपसे एक ही प्रोबेबिलिटी नहीं पूछा है, यहाँ पूछा है क्या प्रोबेबिलिटी है कि तुमने उसको बॉक्स 1 से लिया होगा। तो मेरे पास दो ऑप्शन था, मैं बॉक्स 1 भी ले सकता था, बॉक्स 1 से निकालने की क्या प्रोबेबिलिटी है अगर ये है। अब इसकी प्रोबेबिलिटी तुम निकालोगे तो E1 इंटरसेक्शन A अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ A। अब A तो एट द निकालना ही है, तो जैसे पीछे निकाला वैसे इसके लिए भी A कैलकुलेट कर सकते हैं सेम तरीके से। तो उसी को मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। तो यही हम लोग क्या करते हैं, इसी को लिख देते हैं ऐसा कि E1 इंटू A गिवन E1। अब ये जो A हमने लास्ट टाइम कैलकुलेट किया सेम चीज यहाँ भी है, यही जो यहाँ हमने कैलकुलेट
कैलकुलेट किया है, द सेम थिंग वी हैव टू कैलकुलेट, बस वहां ब्लैक के लिए था, अब रेड के लिए करना है, सेम चीज। सो ये डिनोमिनेटर बेस थ्योरम का ये टोटल प्रोबेबिलिटी ही तो है। सो दिस इज E1 into A given E1, E2 into A given E2, ये हो गया। सो यहाँ पे क्या होगा, सो आगे है, अब पुट कर लो बस। सो हाफ, अब हमारे पास जो बॉक्स था पहला, 5 रेड 15 ब्लैक पहले बॉक्स में, दूसरे में 7 रेड 13 ब्लैक, चेक कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे पहला बॉक्स चूज करने प्रोबेबिलिटी हाफ, और अगर फर्स्ट बॉक्स चूज किया तो क्या प्रोबेबिलिटी है रेड आने की। सो रेड है 5 आउट ऑफ 20, अपॉन में यही चीज रिपीट होगा 1/2 5/20, तो ये दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ओनली, है ना, ये चीज है। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 सेकंड बॉक्स चूज करने की हाफ, अगर सेकंड बॉक्स चूज किया तो रेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी, रेड का सोचना है, तो रेड है 7/20, ये चीज है, हाँ, सिंपलीफाई कर लीजिए। सो 5/40, और ये आया था 12 12 बाई, चेक कर लो कितना हो गया 40, इसका सिंपलीफाई देख लो है ना, तो 5/12 आ गया, जो आप लोग का भी आया था। सो इजी है ना, मतलब इस तरह क्वेश्चन इजी कर लोगे, एग्जाम में भी आते हैं। अब मैं इसमें तीसरा पार्ट ऐड करता हूँ, चलो फर्स्ट 2 पार्ट देखा तुमने, अब मैं तीसरा पार्ट तुमसे पूछता हूँ कि क्या प्रोबेबिलिटी है, अच्छा इसमें 2 बॉल मुझे ड्रॉ करना पड़ेगा ना, ओके। चलो सेम क्वेश्चन मैं लिखता हूँ, टाइम है हमारे पास कि नहीं, तो तुम असाइनमेंट कंप्लीट कर लेना, ठीक है, अभी टाइम है ना, कितना टाइम इसका क्लास का टाइम था, 8 to 9:30 ना, 9:30 आधा घंटा है अभी, बहुत टाइम। सो मैं इसी क्वेश्चन को रिपीट करता हूँ, देखो एक क्वेश्चन लिखता हूँ मैं, तो ये अभी के लिए थर्ड क्वेश्चन होगा कि फिर से वही कि बॉक्स 1 कंटेन्स 5 रेड 15 ब्लैक balls, box 2 contains 7 red and 13 black ball। अब ये पूछ रहा है 2 balls are drawn at random, 2 balls are drawn at random, तो क्वेश्चन है, so find the probability that first ball is red, नहीं, और ये क्वेश्चन पूछा तुमसे, क्वेश्चन पहले पूछा था मैंने, बॉक्स वाले क्वेश्चन जिन्हें पूछा था मैंने, क्या पूछा था, फर्स्ट बॉल इज ब्लैक गिवन है, तो रेड की क्या प्रोबेबिलिटी, यही पूछ रहा हूँ। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सेकेंड बॉल इज रेड गिवन दैट फर्स्ट बॉल इज ब्लैक। सो क्वेश्चन में वही पूछ रहा हूं, लेकिन तुम ध्यान दो, वहां जो मैंने पूछा था वहां एक ही बॉक्स था, एक बॉक्स था, 2 बॉल निकाले थे, पूछा था क्या प्रोबेबिलिटी है सेकेंड बॉल रेड होगा अगर पहला ब्लैक था तो। अब यहाँ 2 बॉक्सेस हैं, पहले तुम्हें एक बॉक्स चूज करना है, फिर उनमें से 2 बॉल लिखा है मैंने कि नहीं, 2 balls are drawn at random from one of the box, क्योंकि बॉक्स मैंने तुम्हें पहले नहीं बताया, सो वन ऑफ द बॉक्स, ठीक। सो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्लियर है सबको, देख लो थोड़ा लार्ज कर दूं, तो ट्राई करके बताओ मुझे। 2 बॉक्स है, 2 बॉल ड्रॉ किया एट रैंडम फ्रॉम वन ऑफ द बॉक्स, सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सेकंड बॉल इज रेड गिवन दैट द फर्स्ट बॉल इज ब्लैक। 2 बॉल ड्रॉ किए हैं, पहले तुम्हें बॉक्स सेलेक्ट करना होगा, फिर बॉल निकालने होंगे। अब 2 बॉल निकाले, क्या प्रोबेबिलिटी है कि सेकंड बॉल रेड अगर पता है कि पहला बॉल ब्लैक था। ट्राई करो, 1 मिनट टाइम लो, अभी 2 मिनट में आता हूँ, तुम ट्राई करो।
है आंसर किसी का? सर इसमें बॉल विद एट रैंडम है तो विदाउट रिप्लेसमेंट होगा। अच्छा, पहला ऑप्शन आया 7/20। ओके, ट्राई करो, ये अच्छा क्वेश्चन है। सिर्फ एक लोगों ने आंसर बताओ, बताओ भाई, टाइम खत्म हो रहा है, जल्दी बताओ। चलो, सर 6/19 आ रहा है। अच्छा आपका 6/19 आ रहा है। चलो मान लो 8/18 भी हो सकता है, या 5/18 कर दो, चलो 5/18। चलो मैं कर देता हूँ टाइम, मैं सोचा 2024 के सारे क्वेश्चन करवा दूं, बट करवा सकता हूँ, एक किया हमने, 3 और है। तो एक क्वेश्चन ये जो है, ये जो 2024 का ही क्वेश्चन है एक्चुअली, नॉट द सेम क्वेश्चन, बट अप्रोच यही है जो जैम 2024 में आया है। तो देखो, हाँ अनिरुद्ध भाई, बताओ, तो ऐसे तो क्लास में हो, बताओ, कोई बात नहीं। तुम खाली तो नहीं कर रहे ना? हाँ ये हो सकता है, अगर आऊंगा तो सामान वामान वो रख के, मैं सोच रहा हूँ कार लेके आऊँ यहाँ से, कार में डाल। हाँ, नहीं नहीं वो नहीं बोलेंगे एक्चुअली। हाँ वो तो, हाँ ठीक है, मैं तुम जाओ, नेक्स्ट वीक आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद, अच्छा वहाँ जा रहे हो? नहीं नहीं, अभी तो ऐसा कुछ बात नहीं किया है, अभी तो ऐसा कुछ ठीक है, मैं देखता हूँ, मैं बताऊंगा, हाँ। ठीक है ना? हाँ ठीक है, हाँ। हाँ
हाँ जी, तो बताओ। तो यहाँ पे सिंपल ही है, देखो सिंपल है, बहुत मुश्किल क्वेश्चन तो नहीं है। ये तुमसे पूछा है कि क्या प्रोबेबिलिटी है सेकेंड बॉल रेड होगा, तो मैं उसी अभी नोटेशन में यूज करता हूँ। सेकेंड रेड होगा तो मतलब R2 लिख देता हूँ मैं, R2 मतलब सेकेंड बॉल इज रेड, गिवन दैट फर्स्ट बॉल इज ब्लैक। ठीक, तो डायरेक्टली तो नहीं निकाल पाओगे, तुम इसको ब्रेक कर सकते हो, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगा लो। तो ये हो जाएगा B1 इंटरसेक्शन R2 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ B1। अब फर्दर तुम्हें पार्टीशन करना पड़ेगा। अब पता है क्या है, अब क्या प्रोबेबिलिटी है फर्स्ट बॉल इज ब्लैक एंड सेकंड बॉल इज रेड, ये तुमसे पूछ ले। अगर इसी क्वेश्चन में पूछता तुमसे कि टू बॉक्सेस हैं, इनमें से तुमने एक बॉक्स सेलेक्ट किया, एक बॉक्स में से दो बॉल निकाले, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वन विल बी फर्स्ट बॉल विल बी ब्लैक एंड सेकंड विल बी रेड, तो कैसे निकालते, टोटल प्रोबेबिलिटी यूज करते। डिनोमिनेटर में ऐसे ही है कि क्या प्रोबेबिलिटी है फर्स्ट बॉल विल बी ब्लैक, तो जस्ट तुम्हें यहाँ पे क्या करना है, अब इसके लिए टोटल प्रोबेबिलिटी यूज करना है, न्यूमरेटर के लिए अलग और डिनोमिनेटर के अलग टोटल प्रोबेबिलिटी यूज करना है। जैसे एग्जांपल के लिए देखो, अगर मैं E1 फिर से बॉक्स वन को बोलता हूँ, E1 इज बॉक्स वन एंड E2 इज बॉक्स टू। ठीक, तो इसकी प्रोबेबिलिटी अगर मैं लिखूंगा तो यहाँ होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, और इसको मैं तत्काल A1 नाम देता हूँ, अभी समझो A नाम देता हूँ, एग्जांपल के लिए A है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इनटू A गिवन E1, E1 ये है, A हमारे पास, ये बोल रहा हूँ मैं इसको। फिर ऐसे हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इनटू A गिवन E2 अपॉन ऐसे B1 है ना। सो B1 में सेम है, यहाँ पे किया जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, देन B1 डायरेक्टली लिख सकता हूँ, तो इसका ये नाम दिया था ना। सो B1 गिवन E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 B1 गिवन E2। अब ये निकाल पाओगे, तो इसका आंसर क्या होगा, देखो डायरेक्टली यहाँ लिखता हूँ मैं। सो नाउ फर्स्ट बॉक्स सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 1/2। अगर मैंने फर्स्ट बॉक्स सेलेक्ट किया तो क्या प्रोबेबिलिटी है, पहला बॉल जो होगा वो ब्लैक होगा, सेकेंड वाला रेड होगा। तो फर्स्ट बॉक्स में, जो फर्स्ट बॉक्स एक्चुअली है उसमें कितने टोटल ब्लैक है, पहला पहला ब्लैक चाहिए ना, तो ब्लैक कितने हैं 15, 15 थे यार, 5 थे, ब्लैक 15 है। 15/20। हाँ 15 आउट ऑफ 20, एंड सेकेंड वाला रेड चाहिए, तो रेड कितने हैं 5 आउट ऑफ 19, क्योंकि विदाउट रिप्लेसमेंट, एट रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट। और ऐसे E2 हाफ। अब अगर मैंने सेकेंड बॉक्स चूज किया तो क्या प्रोबेबिलिटी है, पहला बॉल ब्लैक आएगा, दैट इज कितना होगा 5/20 आई थिंक, एंड दूसरा रेड आएगा, तो रेड है 15 आउट ऑफ 19। ये हो गया न्यूमरेटर का प्रोबेबिलिटी। डिनोमिनेटर ऐसे ही है, फर्स्ट बॉक्स चूज की प्रोबेबिलिटी हाफ। अगर फर्स्ट बॉक्स चूज करता हूं तो पहला बॉल जो ड्रॉ करूंगा, हाँ कहाँ पे, 15/20। अच्छा यहाँ पे मैंने 7 और वो था ना, ये 7 था और ये 13 था, ओके ओके, ये यहाँ है ना 7 और 13, लेकिन उसको भी उल्टा लिखा है, एक बार देख लो। हाँ, तो इसमें फर्स्ट सेकेंड बॉक्स में ब्लैक बॉल कितने हैं 13, 13/20, और रेड कितने हैं 7, कितने में से 19 में से, हाफ। सो B1 गिवन E1, E1 का मतलब है कि अगर फर्स्ट बॉक्स चूज किया तो ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी, ब्लैक कितनी थी इसमें 15 आउट ऑफ 20, प्लस सेकेंड बॉक्स चूज करने की हाफ, अगर सेकेंड बॉक्स चूज किया तो ब्लैक आने की, ब्लैक यहाँ है 13 आउट ऑफ 20। करो सिंप्लीफाई, बताओ क्या आंसर आएगा, ये यही लिख देते हैं। So you simplify it and tell me the answer. निकाल लोगे ना आंसर, 75 प्लस 91 अपॉन, ये हो जाएगा 40 इंटू 90, यहाँ हो जाएगा 15 प्लस 13 28 अपॉन 40।
ये 40 तो कट गया, सो हो जाएगा 75 प्लस 91 कितना हो गया, और अपॉन में यहाँ 20 इंटू 19 हो जाएगा 380, सो कैंसिल कर सकते हो, देख लो। अच्छा, सो पहले तो मैं किससे किससे कैंसिल कर रहे हो, 4 से 2 से, अच्छा हाफ हाफ कर दिया 83/190, ठीक है जी, तो ये आंसर एक्चुअली है। हाँ क्या बोल रहे हो भाई, 20 और अरे यहाँ 15 था, ये 15 था, मैंने क्या ऐड किया है, अच्छा अच्छा मैंने 13 प्लस 15 प्लस 13 कितना हो गया, 28, तो यहाँ गलती हो गई, ठीक है थैंक यू। तो यहाँ से अभी कितना आया, सो वो तो वही था 166, और यहाँ 28 इंटू 19 है एक्चुअली, है ना, सो ये है 28 इंटू 19, अब इसको देख लो कैंसिल होगा तो, क्या 5/2 करना समझ नहीं आ रहा, एट्टी थ्री अपॉन, बाकी लोग चेक कर लो एक बारी, तो देखो हम लोग अभी 2024 का टेस्ट था ना, अभी बीच में मैं थ्योरी करा दिया तुम्हें, तो इस अब पार्ट कंप्लीट हो गया ना ये, तो इसमें जो भी हमने, बोलो करना पड़ेगा ना, गिवन था ना वो, यस, सो दैट्स व्हाई वी हैव टू डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ, जब भी कुछ गिवन हो, सो ये दिस इज नॉट द इंग्लिश और यूजुअल सेंस, आप हम लोग ये सोचते हैं ना गिवन है तो उसको छोड़ दो, द थिंग इज जब ई गिवन एफ आपको समझ आया है, सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ इज इट सेम एज प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, so why you are ignoring b1, if it is given that given b1, so it is given, then you have to consider their probability, so this is the thing, probability of e given f is not same as probability of e intersection f, so you have to find the probability of b1, means what is the probability that first ball was black, जो given है उसकी probability भी consider करनी है आपको, you have to consider the probability as per the formula, ये चीज है, so find the probability of b1, अब if you draw the first ball, what is the probability of getting black ball, so first ball is black, so which box you are choosing, you don't know, so you have to do the partition, so if you choose the first box, then what is the probability of first ball will be black, if you are choosing second box, then what is the probability of first ball will be black, is it, भाई ये क्या है, b1 है b2 है, ये पहला बॉल क्या होना चाहिए, और दूसरा क्या होना चाहिए, तो बताओ ब्लैक आने की क्या प्रोबेबिलिटी है इसमें, एक तो तुम इतने कॉन्फिडेंस से बोलते हो, ऐसा लगता है कि ये इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, तो कोई एंड नहीं दिया हुआ है, कहाँ एंड नहीं दिया हुआ है, एंड ही तो निकाल रहा हूँ मैं इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल रहा हूँ ना,
अरे भाई ए क्या है, व्हाट इज दैट ए क्या है यहाँ पे, ए मैंने किसका नाम दिया है? हाँ तो B1 इंटरसेक्शन B2 का, B1 इंटरसेक्शन R2 का क्या मतलब है? B1 का मतलब क्या है? R2 का मतलब क्या है? बीट में क्या है, आर है मतलब एंड है कि और है? तो क्या कंफ्यूजन है तुम्हें? इसकी प्रॉपर्टी ये है, अब यहाँ ए है, ए का मतलब B1 R2, इसका नाम ए मैंने रख दिया, इतना ना लिखना पड़े। तो ये B1 की प्रॉपर्टी, ये R2 की प्रॉपर्टी है, इनटू इसलिए हुआ क्योंकि एंड है यहाँ पे। एक तो तुम्हें पहले, मैंने बहुत पहले बताया होगा, इंटरसेक्शन मतलब एंड, यूनियन मतलब और, तो इंटरसेक्शन है एंड नहीं है। अरे यार कहाँ कहाँ से पढ़ के आते हो आप लोग। ये क्या पूछ रहा है, इफ टू बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम एंड टू बॉल्स आर ड्रॉन वन बाय वन विदाउट रिप्लेसमेंट, सेम है। टू बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम एंड टू बॉल्स आर ड्रॉन वन बाय वन विदाउट रिप्लेसमेंट, सेम है। वन बाय वन विथ रिप्लेसमेंट अलग केस हो गया, ठीक है। सो वन बाय वन ड्रॉ कर रहे हो तो अगर विदाउट रिप्लेसमेंट लिखा हुआ है देन इट इज सेम एज टू बॉल्स ड्रॉन एट रैंडम, दिस इज सेम एज दिस। चलो फिर टाइम तो हो गया, तो अगले क्लास में हो सकता है ना, अभी कल क्या सैटरडे है, तो मैं ये चाह रहा था कि ये सॉल्व करे। तो जो जैम 2024 का जो पेपर, इसमें 4 क्वेश्चन बेसिक प्रोबेबिलिटी का है, जो मैंने अभी तक थ्योरी पढ़ाए हैं आपको इतने क्लासों में, इस पे 4 क्वेश्चन है। एक तो हमने सॉल्व किया 4th नंबर, हाँ अच्छा 17 वाला भी जो छोड़ दिया मैंने, 5 है एग्जैक्टली, 5 क्वेश्चन आप कह रहे हैं ना, हाँ तो 5 क्वेश्चन है, ये 5 क्वेश्चन हो गया। 4 17 क्या था, अच्छा 17 भी छूट गया, सही बात है, हाँ यस यस 17, 4 17 18 44 54, तो बेसिक प्रोबेबिलिटी के 5 क्वेश्चन आए हैं जैम 2024 के एग्जाम में। इन पांचों के मार्क्स ऐड करोगे अराउंड ये 7-8 मार्क्स का आएगा, चेक कर लेना एक बार, ठीक है ना। सो जैसे ये 2 मार्क्स का है और ये भी 2 मार्क्स का है, ठीक है, 4 मार्क्स ये हो गए, एक पहले था 5 मार्क्स, और आगे 3 क्वेश्चन और है 44 54, अच्छा 2 क्वेश्चन हो गए ना, ये चेक कर लेना कितने हो, 7-8 मार्क्स के होंगे टोटल ये बेसिक प्रोबेबिलिटी। तो जो थ्योरी हमने की है, जो ऑलमोस्ट 11-12 वाला ही सिलेबस है, JEE 11-12 वाला सिलेबस, उसका इस पे तुम्हें अराउंड 8 मार्क्स के क्वेश्चन आपको 24 में आए हैं, ठीक है, तो इसको ठीक कर लो, सॉल्व कर लेना। तो मैं इसमें ऐड कर लेता हूँ 4 17 18 44 54, ये क्वेश्चन नंबर इसमें है 4 17 18 44 54, वो सॉल्व कर लो, और डाउट हो तो नेक्स्ट क्लास पूछ लो। बाकी 2013 से लेके आगे तक का ऑलरेडी असाइनमेंट जो हमने ग्रुप में भेजे थे या है उसमें कवर्ड है, 24 का ही नहीं है, तो 24 का 5 क्वेश्चन यहाँ पे है और ड्राइव में ऑलरेडी है, इसको आप सॉल्व कर लीजिए और डाउट हो तो डिस्कस कीजिए। तो असाइनमेंट जो भी मिले उसको कंप्लीट कर लो, ठीक है। तो आज हमने इसको मतलब थ्योरी कंप्लीट कर लिया एटलीस्ट, तो आपका ये वाला पार्ट कंप्लीट हो गया है, ठीक है। सो ये थ्योरी कंप्लीट हो गया है, असाइनमेंट भी कल हम डिस्कस कर रहे थे, अभी 1-2 क्लास और डिस्कस करेंगे, तब तक आप पूरे असाइनमेंट कंप्लीट करो, ठीक है। यही स्टॉप करते फिर मैं गेट बैच स्टार्ट करता हूँ, ओके थैंक यू, हाँ।